क्या आपको अपने मौलिक अधिकार पता है? भारत में रह रहे प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार पता होने चाहिए। एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को तो पता ही होना चाहिए, लेकिन जो एक भारत में नागरिक रह रहा है उस हर एक नागरिक को जो है अपने मौलिक अधिकार पता होने चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पॉलिटी का भाग 3 है जिसमें चर्चा है मौलिक अधिकार की। क्या आपको पता है? यदि नहीं पता है तो मैं राजेंद्र फौजदार आज आपके लिए लेकर के आया हूं पॉलिटी का भाग 3, जिसमें चर्चा करेंगे हम। जो आर्टिकल हैं 12 से लेकर के 35 तक हैं, जिसे आज मैं आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और यहां से 99% है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो हम इसे ही देखते हैं। आइए देखते हैं जो मौलिक अधिकार हैं जिसकी चर्चा भाग 3 में, जो पॉलिटी का भाग 3 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, जो कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इसको, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक किसकी चर्चा है? तो मौलिक अधिकार की चर्चा है। इसे क्या कहते हैं? जो मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो मैग्ना कार्टा है इसका अर्थ क्या होता है? जो मैग्ना कार्टा है इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र, यानी कि जो अधिकार पत्र है उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। जो अधिकार पत्र है मैग्ना कार्टा, इसका सर्वप्रथम यूज कहां पे हुआ था, यानी कि सर्वप्रथम ये कहां पे जो लागू हुआ था? तो इंग्लैंड में लागू हुआ था, जहां पे एक राजा थे जॉन मेजर, जिन्होंने किसानों के लिए कुछ अधिकार दिए थे। जो इंग्लैंड में जो राजा थे जॉन मेजर, उन्होंने जो है अपने किसानों के लिए कुछ लिखित में अधिकार पत्र दिए थे, इसलिए मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो ये समझ में आया कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। और जो मैग्ना कार्टा इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र, इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र, इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। जो मौलिक अधिकार है ये कहां से लिया गया है? जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए से लिया गया है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो कि अमेरिका से जो मौलिक अधिकार है इसका प्रावधान कहां से लिया गया है, जिसके तौर तरीके कहां से अपनाए गए हैं भारत के अंतर्गत? तो ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। और जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ पे जो है क्या चलती है? तो डॉलर मुद्रा चलती है यहाँ पे। जे भी एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है ऐसा कौन सा अधिकार है, ऐसा कौन सा अधिकार है जो जन्म से ही प्राप्त है? ऐसा कौन सा अधिकार है जो जन्म से ही प्राप्त है? तो जन्म से ही प्राप्त अधिकार एकमात्र मौलिक अधिकार है। जन्म से ही प्राप्त एकमात्र कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, जो कि जन्म से ही प्राप्त है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जन्म से ही प्राप्त कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। उसके बाद है कि जो मौलिक अधिकार है इसे हम समाप्त कर सकते हैं? तो इसे हम समाप्त नहीं कर सकते, इसे हम समाप्त नहीं कर सकते। जो मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिक है, भारत में रह रहे नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें हम समाप्त कर सकते हैं? कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन निलंबित कर सकते हैं। कुछ समय के लिए इन पर रोक लगाया जा सकता है। और वो रोक कौन लगा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। और वो भी इमरजेंसी के टाइम, यानी आपातकाल के समय इनको निलंबित किया जा सकता है। जैसे आपातकाल अपने भारत में 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। जो कि भारत में 3 प्रकार का आपातकाल होता है। तो आपातकाल के समय पर हम क्या करते हैं? जो निलंबित किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। यहां से क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। कब किया जाता है? आपातकाल के समय। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और उसके बाद वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रपति शासन है ये सर्वाधिक लग चुका है, और ये सबसे पहले लगा था कहां पे? पंजाब में। और उसके बाद जो है अन्य राज्यों में लगा था। उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति शासन है ये अब तक कितनी बार लग चुका है? तो ये अब तक 10 बार लग चुका है। और वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार नहीं लगा है। तो ये भी यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा आर्टिकल 352 में, और जो राष्ट्रपति शासन है उसकी चर्चा आर्टिकल 356 में, और जो वित्तीय आपातकाल है उसकी चर्चा आर्टिकल 360 में दी गई है। संशोधन करने का अधिकार किसे होता है? संशोधन करने का अधिकार जो है संसद को होता है, यानी पार्लियामेंट को होता है। जो संसद है उसकी जो चर्चा है आर्टिकल 79 में। जो संसद है वो संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। और जो संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? मौलिक अधिकार में कोई भी संशोधन करना है, कुछ जोड़ना है या कुछ जो भी जोड़ सकते हैं हम, क्योंकि पॉलिटी के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत हम किसी भी चीज को उठा नहीं सकते हैं, ओनली हम जोड़ सकते हैं। और जोड़ने का जो अधिकार है, यानी जोड़ कौन सकता है? संसद इसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। उसके बाद है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, आगे बताऊंगा 7 प्रकार के मूल संविधान में थे, वर्तमान में 6 प्रकार के। जो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो जो
संरक्षक है उनका, उनका संरक्षक कौन है, यानी कि उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए कौन है। यदि हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होता है तो उनकी रक्षा कौन करेगा, तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन होने पर, उल्लंघन होने पर जो है कौन रक्षा करेगा, कौन संरक्षक है उनका। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर जो है संरक्षक कौन है उनका, तो एक है सुप्रीम कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है, तो ये संरक्षक है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम कहां पे जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद है हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो ऐसी संस्थाएं जो कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की मैंने तुम्हें बताया था कि ये दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर है स्थित है। इसका जो गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें जो 33 कौन होते हैं, लोग होते हैं, 33 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 32 बाद बाकी के अन्य न्यायाधीश होते हैं। और उसके बाद है हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी कौन है, इसका संरक्षक है। किसका संरक्षक है, तो मौलिक अधिकार का हनन होने पर कहां पर जाएंगे हम, हाई कोर्ट जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू जाते हैं हम। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू हम कहां पे जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं। उसके बाद राज्य के लिए जो मौलिक अधिकार है वो कैसे हैं, जो राज्य के लिए मौलिक अधिकार है वो कैसे हैं, तो राज्य के लिए जो मौलिक अधिकार है वो कैसे हैं, तो राज्य के लिए नेगेटिव है और नागरिक के लिए कैसे हैं, नागरिक के लिए पॉजिटिव है। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे आपने मेरे से 10,000 रुपए लिए या 5,000 रुपए लिए, आपने मेरे से पैसा ले लिया, उसके बाद आपको अब मेरे को पैसा देना है, तो आपके लिए वही पैसा नेगेटिव बनेगा, मेरे लिए वही पैसा पॉजिटिव बन गया। यानी कि मुझे वो चाहिए तो मेरे लिए पॉजिटिव है और आपके लिए वो नेगेटिव है। तो ऐसे ही ये जो मौलिक अधिकार है ये राज्य को देने ही पड़ेंगे। यदि राज्य नहीं देता है तो हम इनको छीन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मदद से। तो ये राज्य के लिए कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं और हमारे लिए कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि नागरिक के लिए कैसे ये पॉजिटिव है और राज्य के लिए कैसे नेगेटिव है। उसके बाद आगे देखो, इधर जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो कितने प्रकार के थे, 7 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे, 7 प्रकार के। और जो वर्तमान संविधान है उसमें कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। यानी हम कह सकते हैं कि जो मूल संविधान था उस टाइम पे जब प्रारंभ में संविधान जब लागू हुआ था, संविधान जब बना था, संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, ये अंगीकृत किया गया था, यानी कि बन करके तैयार हो गया था। और उसके बाद जो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था संपूर्ण भारत में। तो हम कह सकते हैं कि जो मूल संविधान है उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे प्रत्येक नागरिक के लिए, और वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के। संपत्ति का अधिकार, जो एक संपत्ति का अधिकार है उसे क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, यानी कि उसे हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है इसे क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, इसे हटा दिया गया, जिसकी चर्चा आर्टिकल 31 में, ये क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसलिए तो पहले 7 थे, अब कितने, 6 प्रकार के रह गए। जो संपत्ति का अधिकार है, ये जो है संपत्ति का अधिकार जिसकी चर्चा आर्टिकल 31 में, ये पहले था भाग 3 में, लेकिन अब जो हो गया ये संपत्ति का अधिकार जो हटा करके अब जी कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था अब जी कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये पहले आर्टिकल 31 में था, अब ये आर्टिकल 300 के क में पहुंच गया। ये पहले भाग 3 में था, अब ये भाग 12 में पहुंच गया। अब ये चीजें ऐसे ही नहीं पहुंच जाती हैं, इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। जो संशोधन हुआ था वो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो वो हुआ था 1978 में। यानी कि हम कह सकते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के थ्रू जो संपत्ति का अधिकार है ये क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था पहले भाग 3 में था, अब कौन से भाग में पहुंचेगा, ये भाग 31 में। अब जो भाग 3 में था अब जो कौन से में पहुंच गया, भाग 12 में पहुंच गया। पहले आर्टिकल 31 में था, अब आर्टिकल 300 के क में पहुंच गया। ये थी किसकी चर्चा, तो पहले मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 रह गए। और जो एक था संपत्ति का अधिकार वो हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले भाग 3 में था संपत्ति का अधिकार, अब ये भाग 12 में पहुंच गया जो कि एक कानूनी अधिकार हो गया है। और ये पहले आर्टिकल 31 में था, अब ये आर्टिकल 300 के कैम में हो गया। एक थोड़ा सा तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ संपत्ति का अधिकार क्या होता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, और जो हमारी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जो प्रॉपर्टी, हमारी जो संपत्ति है, उस जगह पर जैसे कहीं पर रास्ता निकल रहा है या फिर कोई हवाई अड्डा बन रहा है या फिर सरकार अपने जो है अपने कार्य के लिए उस जमीन को लेना चाहती है, तो पहले हम नहीं देते थे उसे, क्योंकि हमारा संपत्ति का अधिकार था। तो हम वो जो जमीन की जो भी बात होती थी तो हम नहीं देते थे सरकार के लिए। अब क्या है, अब ये संपत्ति का अधिकार कर दिया गया निरस्त।
और अब ये बना दिया कानूनी अधिकार, यानी कि यदि राज्य सरकार को हमारी जमीन की जरूरत है तो उसके बदले में वो हमें मुआवजा देगी, पैसा देगी और वो हमारी जमीन को अपने कार्य के लिए यूज में ले लेगी। तो यही था पहले संपत्ति का अधिकार। ऐसा था कि हम जो है अगर रास्ता बन रहा है, सड़क बन रही है और हमारा मकान बीच में आ गया तो हम ऐसे खड़े हो जाते थे कि हम नहीं देंगे अपनी संपत्ति। लेकिन अब क्या है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। अब भाई वो मुआवजा देगा, पैसा देगा और ये संपत्ति हमसे क्या कर लेगा, छीन लेगा, या फिर हमें कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर भी करा सकते हैं। तो ये था कानूनी अधिकार। ये कानूनी यानी कि लीगल अधिकार बन गया। उसके बाद जो मैंने बताया था कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। यही हमें पढ़ना है कि वर्तमान में कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। जो आर्टिकल मैंने बताए थे 12 से 35 तक किसकी चर्चा है? तो 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार है। क्या ये 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है? जो मौलिक अधिकार है वो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब ये समझते हैं 6 प्रकार के, हमें यही पढ़ना है 12 से लेकर के 35 तक। तो जैसे 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। उसके बाद है 19 से 22। 19 से 22 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद है 23 से 24। 23 से 24 क्या है? तो 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो 19 से 22 है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और 25 से 28 क्या? धार्मिक शिक्षा का अधिकार। 25 से 28 क्या? धार्मिक शिक्षा का अधिकार। उसके बाद 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 31 को निरस्त कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार, यानी कि अब नहीं रहा है। आर्टिकल 6 को जो है मौलिक कर्तव्य 6 को समाप्त कर दिया गया। और साथ में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे जो 7 थे, अब जो 1 को उठा दिया गया। अब 1 को उठा दिया गया, भाग 12 में डाल दिया गया। तो अब कितने बचे? 6 बचे ना। कौन कौन से बचे? अब मैं बता दूं तुम्हें। 14 से 18 तक क्या है? संपत्ति का जो वो समानता का अधिकार है। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। उसके बाद है 19 से 22। 19 से 22 क्या है? तो यह स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद है 23 से 24। 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 क्या है? 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 क्या है? 29 से 30 है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। उसके बाद है कौन? 29 से 30। उसके बाद 31। 31 में क्या? संपत्ति का अधिकार, जो कि निरस्त कर दिया गया। अब है आर्टिकल 32। 32 में क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही हमें डिटेल में पढ़ने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर कि आर्टिकल 14 में क्या, 15 में क्या, 16 में क्या, ऐसे करके हमें कहां तक पढ़ने? 32 तक पढ़ने। और जो शुरू के 12 और एक रहेगा 13। 12 और 13। उसके बाद अंत में जब हम पढ़ेंगे इसे तो 32 के बाद बचते हैं 33, 34 और 35। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी ऑफ भाग 3, तो हम इन्हें भी पढ़ेंगे। इनमें क्या चर्चा है, क्योंकि एग्जाम की कुछ पता नहीं क्या पूछ ले, कब पूछ ले। तो अब हम देखते हैं आगे देखते हैं। जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे? 6 प्रकार के थे। जो पहला प्रकार है उसमें क्या है? तो 14 से 18 तक, जो आर्टिकल 14 से 18 तक, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक किसकी बात है? समानता का अधिकार, यानी कि इक्वलिटी ऑफ राइट्स, यानी कि समानता का अधिकार। जो 14 से 18 है उसमें क्या है? समानता का अधिकार है। अब इसे ही देखेंगे हम डिटेल में। 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, जो भी आर्टिकल है उनमें अब हम देखेंगे। तो आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नजर में सभी समान है। विधि का मतलब होता है कानून, यानी कि कानून की नजर में सभी कैसे हैं? तो समान है। समानता का मतलब सभी कैसे हैं? समान है, यानी कानून की नजर में भारत में रह रहा प्रत्येक व्यक्ति क्या है? समान है, यानी कि कानून की नजर में समान। उसके बाद है विधि के समान संरक्षण। जो विधि है यानी कानून के समान संरक्षण, यानी कि कानून के समान संरक्षण, यानी कानून के समान सुरक्षा, सेफ्टी दी जाएगी। जो सभी को सेफ्टी दी जाएगी वो प्रत्येक नागरिक को दी जाएगी। और जो कानून के सामने जो प्रत्येक नागरिक है वही सभी नागरिक, यानी कानून के समान कैसे हैं? सभी समानता है, यानी कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या कहता है? लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि विधि के समक्ष जो समानता है वो कहाँ से ली गई है? तो ये विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन की राजधानी है क्या? लंदन। और ब्रिटेन में क्या चलता है? पाउंड चलता है। उसके बाद है विधि के समक्ष, यानी विधि के समान संरक्षण। ये कहां से लिया गया? तो ये यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 में क्या? विधि। और 15 में क्या है? 15 में 5 आधार है। 5 आधार कौन कौन से? जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, यानी किसी भी कास्ट का इंसान है, जाति है, कोई भी धर्म है, कोई भी लिंग है, कोई भी जेंडर है, और यानी कोई भी मेल है, फीमेल है, कोई भी जन्म स्थान है, दिल्ली हो, आगरा हो, कोई भी जन्म स्थान है, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब कैसे भेदभाव नहीं किया जाएगा? जैसे सार्वजनिक स्थान है
कोई भी पब्लिक प्लेस स्थान है उस पर सार्वजनिक स्थान पर ये भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप जो है इस जाति से आते हो, आप जो है लोहार हो, आप जो है सुनार हो, आप कोई भी जाति हो, बहुत सारी जातियां हैं, कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, बहुत सारे धर्म है, 8 धर्म है भारत में। कितने? 8 धर्म है। जैसे कि हिंदू है, सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू है। हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई, फारसी, ये जितने भी धर्म है, कोई भी धर्म के आधार पर क्या नहीं करेगा? सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब जो सार्वजनिक स्थान क्या होता है ये समझा देता हूँ। सार्वजनिक स्थान का मतलब है जैसे कोई भी नदी हो गई, कोई भी झरना हो गया, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, कोई भी स्कूल हो गया, कोई भी जो है गार्डन हो गया, ये सारे, ताजमहल हो गया, कोई भी ऐतिहासिक स्मारक हो गया, ये सारे सारे क्या है? ये सारे के सारे सार्वजनिक स्थान है। तो यहाँ पर जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी लिंग है, यानी कि ऐसे नहीं कह सकते कि आप जो है ताजमहल में जो है कोई लड़की नहीं जाएगी या फिर कोई लड़का नहीं जाएगा। लिंग के आधार पर नहीं कोई भेदभाव कर सकते, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वंश के आधार पर कि आप जो है सैन वंश से आते हो, आप जो है लोधी वंश से आते हो, आप इस वंश से आते हो, आप गुलाम वंश से आते हो, तो ऐसे वंश के आधार पर भी हम क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद है जन्म स्थान। जन्म स्थान के आधार पर जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो तो आप जो है आगरा में ताजमहल देखने नहीं आ सकते, ये क्या हो गया? भेदभाव हो गया। तो जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल हम ये नहीं कह सकते कि आप जो दिल्ली में रहते हो आप आगरा के हॉस्पिटल में नहीं आ सकते हो, तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है? सार्वजनिक स्थान का मतलब यही है कि जो स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये क्या है? सभी के सभी जहाँ पे जो लोग वहां घूमने जाते हैं वो सार्वजनिक स्थान हो जाते हैं। तो आर्टिकल 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, 5 आधार हैं। कितने आधार हैं? 5। जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी पब्लिक प्लेस स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक के साथ। यदि ऐसा होता है तो मैंने तुम्हें बताया था कि आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट जाएंगे। उसके बाद देखो ये आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या होता है? अवसर की समानता। अवसर की समानता ये भी नहीं समझ में आया कि अवसर क्या होता है। अवसर का मतलब है कि जैसे कि सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो है कि कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई किसी भी जेंडर से हो, जो है उसमें सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये सबके लिए क्या है? अवसर की समानता है। इसमें जो है सभी लोग क्या कर सकते हैं? अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो अवसर की समानता किस आर्टिकल में? 16 में। उसके बाद है आर्टिकल 17। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, यानी अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत का अंत। अब ये नहीं कह सकते हम कि आप जो है जैसे किसी कोचिंग में आप पढ़ने गए तो आपसे ये नहीं कह सकता कोई कि आप यहाँ मत बैठो या आप इससे पानी मत पियो। आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपसे इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप कहां जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के थ्रू और हाई कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 226 के थ्रू। ये चीज मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। उसके बाद आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत। अब जो उपाधियों का अंत कैसे? तो आप कोई भी हो, आप नेता हो या आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप अपने सामने जो है पढ़ा लिखा इंसान लगा सकता है, अपने नाम के आगे क्या लगा सकता है? कोई भी उपाधि लगा सकता है पढ़ा लिखा। ये अपवाद में आता है, लेकिन आप अपने नाम के आगे जो कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते हो। आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हो, नहीं लगा सकते हो। ये क्या? आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। इसी की वजह से लोगों के चालान कटते हैं। तो मैं आपको बताऊं जी, अपवाद में आता है। अपवाद में कौन कौन आते हैं? तो अपवाद में जो है, अपवाद में कौन कौन लगा सकता है, कौन कौन रख सकता है अपने नाम के सामने जो है? जैसे कि मैं बताऊं, डॉक्टर लगा सकते हैं अपने नाम के आगे। क्या लगा सकते हैं? कि मैं MBBS डॉक्टर हूं, मैं जे डॉक्टर हूं। तो नाम के आगे, अपने नाम के आगे कौन लगा सकता है? डॉक्टर लगा सकता है। उसके बाद इंजीनियर लगा सकता है। कौन लगा सकता है? इंजीनियर लगा सकता है। उसके बाद शिक्षक जो है, शिक्षक लगा सकता है, शिक्षक लगा सकता है। उसके बाद जो आर्मी में होते हैं, आर्मी में जो कैप्टन होते हैं, कैप्टन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कैप्टन लगा सकते हैं। उसके बाद मेजर लगा सकते हैं, मेजर, कर्नल लगा सकते हैं, यानी कि कुछ जो है आर्मी की जो है कोर हैं वो लगा सकती हैं। उसके बाद जो है कोई भी नहीं लगा सकता। उसके बाद हम एक बार और, हमने जो मौलिक अधिकार कितने थे? 6 मौलिक अधिकार थे। हमने कितने देख लिए? पहला मौलिक अधिकार जो देख लिया है
14 से 18 तक। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार दूसरा, जो कि कहां से 19 से लेकर के 22 तक, जिसमें किसका वर्णन है, उसमें जो वर्णन है 19 से 22 तक किसका है, स्वतंत्रता का वर्णन है, जो कि फ्रीडम का, फ्रीडम टू राइट्स, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम इसे देखते हैं, जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में किसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति ये होती क्या है, तो हमें जो विचार एवं अभिव्यक्ति है, यानी कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है। हम किसी भी सभा में क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से, अच्छी लैंग्वेज में, लीगल तरीके से हम बोल सकते हैं। ये क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की, कहीं भी हम बोल सकते हैं, हमें बोलने की क्या है, स्वतंत्रता है। ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में। उसके बाद है जो 19 है, 19 का ए भी है, 19 के बी भी है। ये क्या है, यहाँ से भी जब कभी क्वेश्चन बन जाता है, जो कि हमें ये भी पढ़ने चाहिए। आर्टिकल जैसे 19 के ए से लेकर के 19 के जी तक है, तो 19 के ए में क्या है, 19 के बी में क्या है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। 19 में क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन 19 के ए से लेकर के 19 के जी तक क्या दे रखा है, तो 19 के ए में विचार एवं अभिव्यक्ति, जो कि 19 में वही 19 के फर्स्ट में, यानी 19 के ए में दे रखा है, जो कि क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति। 19 के बी में क्या है, 19 के बी में सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि हम 19 के ए में हम बोल सकते हैं, 19 के बी में क्या कर सकते हैं, हमें सभा एवं सम्मेलन करने की क्या है, स्वतंत्रता है। हम जो है सभा कर सकते हैं, कहीं पे भी सम्मेलन कर सकते हैं, यानी कि लोगों के ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद है 19 का सी, 19 के सी में क्या है, संघ बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, संघ बनाने का अधिकार, इसमें कहीं भी सभा कर सकते हैं। 19 के सी में क्या है, 19 के सी में संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार किसमें, 19 के सी में। उसके बाद है 19 का डी, 19 के डी में क्या है, देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार है, देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार। जो भारत है, भारत में तुम कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक तुम कहीं भी क्या कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, किसी भी राज्य में भ्रमण कर सकते हो। ये आर्टिकल 19 का डी कहता है। 19 का ई क्या कहता है, 19 का ई है, यानी कि हम देश में कहीं भी क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी रह सकते हैं। हम आर्टिकल 19 के ई के तहत देश में कहीं भी क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 19 का एफ, जिसमें था संपत्ति का अधिकार। ये हो गया अब खत्म। जो संपत्ति का अधिकार है, मैंने तो बताया था, ये क्या कर दिया गया, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार जो 19 के एफ है और आर्टिकल उसमें देखते हैं तो 31 का है, वो संपत्ति का अधिकार जो कि बना दिया गया कानूनी अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 में जो 300 का के है उसमें पहुंचा दिया, आर्टिकल 300 के के में और भाग 12 में पहुंचा दिया गया। कौन, संपत्ति का अधिकार। ये क्या बन गया, संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बन गया। उसके बाद है 19 का जी, 19 के जी में क्या दे रखा है, तो आजीविका चलाने का अधिकार। 19 के जी में क्या दे रखा है, जो कि 19 का लास्ट अंतिम आर्टिकल है, उसमें दे रखा है आजीविका चलाने का अधिकार। यानी कि जब व्यक्ति देश में कहीं भी निवास करेगा, वहां पर रहेगा, तो वहां पर उसे आजीविका चलाने का अधिकार है। यानी कि उसे जो उसका डेली का खर्च है, जो उसे नौकरी चाहिए, उसी को बोलते हैं क्या, आजीविका चलाने का खर्चा। जो उसे जीवन व्यापन के लिए पैसे की जरूरत है, उसके लिए क्या है, वो बंदोबस्त करे अपना। आर्टिकल 19 के जी कहता है कि आजीविका चलाने का अधिकार है, वो कहीं भी क्या कर सकता है, अपनी ड्यूटी वगैरह, नौकरी वगैरह कर सकता है, आजीविका चलाने का क्या अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 19 खत्म हो गया। एक बार और देख लेते हैं। 19 के ए में क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति। पहले हम बोलेंगे। बी में क्या है, बी में सभा एवं सम्मेलन। सी में संघ बनाने का अधिकार। डी में क्या है, डी में देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार। 19 का डी कहता है देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। 19 का ई कहता है देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19 का एफ जो नेक्स्ट हो गया, इसमें संपत्ति का अधिकार था, ये कानूनी अधिकार बन गया है। 19 का जी क्या कहता है, 19 का जी है आजीविका चलाने का अधिकार। उसके बाद अब हम देखेंगे आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या होता है, जैसे कि दोष सिद्ध हो गया है कि आपने किसी व्यक्ति की क्या की है, आपने किसी व्यक्ति की जो है हत्या कर दी, या फिर हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति की जो है चोरी कर ली, या किसी व्यक्ति के साथ में छीना झपटी कर ली, तो दोष सिद्ध हो गया कि ये कार्य आपने ही किया है, उसी को कहते हैं कि दोष सिद्ध हो गया। क्या हो गया, दोष सिद्ध हो गया। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर भी क्या है, उसके संबंध में आपको संरक्षण यानी सुरक्षा दी जाएगी, यानी सेफ्टी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी, सेफ्टी दी जाएगी। दोष सिद्ध होने के बावजूद भी तुम्हें सुरक्षा या सेफ्टी की आप बात कौन करता है, आर्टिकल 20 करता है कि दोष सिद्ध होने के बाद भी आपको सुरक्षा दी जाएगी। कितने प्रकार से सुरक्षा देगा आर्टिकल 20। पहली सुरक्षा है कि एक गलती की एक सजा,
जैसे कि एक गलती आपने एक बार चोरी की है तो आपको एक बार चोरी करने का जो भी जुर्माना है, जो भी सजा है, सजा का प्रावधान है, जैसे एक बार चोरी करने का 5,000 रुपए, तो एक बार आपने चोरी की है तो आपने 5,000 रुपए दे दिए, तो अब ये नहीं कि तुम दोबारा देखे कहीं फिर से तुम्हें कोई पकड़ ले, तो ऐसा नहीं होगा। एक गलती की एक ही सजा होगी। दूसरी बात यह है कि सजा उस टाइम के अकॉर्डिंग दी जाएगी जिस टाइम पे तुमने अपराध किया था। उस टाइम पे जो भी प्रावधान था अपराध का वही जो है सजा, अपराध करते समय जो सजा थी, यानी कि तुमने जब अपराध किया था उस टाइम पे जो भी सजा थी वो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें सजा दी जाएगी, चाहे तुम 10 साल बाद हाथ आओ उनके या 5 साल बाद आओ। उसके बाद है तीसरे में दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ बाध्य नहीं किया जाएगा, दोषी को स्वयं के खिलाफ बाध्य नहीं किया जाएगा। अब ये बाध्य क्या होता है, ये समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। देखो बाध्य क्या है, दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ लिया और वो जबरदस्ती आपको क्या करवाते हैं, कबूल करवाते हैं, कि मतलब कि आपको जबरदस्ती क्या करवाते हैं, वो आपसे ये कि साइन करवाते हैं या फिर जो है जबरदस्ती आपसे हामी भरवाते हैं वो कि आपने ही इस व्यक्ति का क्या किया, मर्डर किया। तो आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे आप हाँ कर दो, उस टाइम पे आप हाँ कर दो। लेकिन जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करते हैं तो उस जगह पे आप मना कर दो, और जो आपने मना किया तो वहां पे आपकी बात मानी जाएगी। और वहां पे ये पूरा प्रोसेस जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट का होता है कि वो जो है पूरे साक्ष्य के साथ ये सबूत दिखाए कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने क्या किया, मर्डर किया। आपने एक बार मना कर दी तो आप जो है खतरे से बाहर हो गई, आपकी बात वहां मानी जाएगी। उनको पूरे साक्ष्य के साथ दिखाना पड़ेगा तब उनकी बात मानी जाती है, और आपकी बात ओनली मौखिक रूप से मानी जाती है। ये थी तीन प्रावधान थे। आर्टिकल 20 में क्या है, 3 प्रावधान है। पहला, एक गलती की एक सजा। आर्टिकल 20, सजा उस टाइम के अकॉर्डिंग दी जाएगी जिस टाइम पे तुमने अपराध किया था। नंबर 2, नंबर 3, दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी कि मजबूर नहीं कर सकते किसी को कि ये कार्य आपने किया है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो उस टाइम पे आप हाँ कर दो, और जब आपकी पेशी हो वहां पे आप ना कर दो। उसके बाद है आर्टिकल 21। अब जो आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 21, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। प्राण यानी जीवन एवं देह यानी शरीर, यानी कि जीवन और शरीर की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, यानी कि हमें अपने जीवन की और अपनी शरीर की, अपने बॉडी की क्या है, हमें स्वतंत्रता है कि हमारे इसके खिलाफ कोई भी क्या नहीं करे, क्षति ना पहुंचाए, कोई भी नुकसान ना करे। यदि ऐसा वो हमारे साथ करता है तो आर्टिकल 21 का क्या होगा, उल्लंघन होगा। अगर जब उल्लंघन होगा तो फिर हम कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 226 के तहत। अब इसके बाद देखो आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। और जो आर्टिकल 21 है इसी में है महत्वपूर्ण कुछ ये भी नियम है जो कि आर्टिकल 21 से ही संबंधित है। उसके बाद इधर से देखो, यह जीवन का अधिकार, जो जीवन का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको जो है अकेले रहने की स्वतंत्रता है। उसके बाद है गरिमा के साथ जीने का अधिकार। गरिमा के साथ जीने का अधिकार यह है कि आपको बिना डराए धमके आपको जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप जो है कोई आपको डरा के या कोई आपको धमका के जो है आप जी रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आपको गरिमा के साथ सिर उठा करके जीने का अधिकार है। उसके बाद है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार है, निजता का मतलब है प्राइवेसी का अधिकार। यानी कि प्राइवेसी क्या होती है, तो प्राइवेसी ऐसे समझो कि आप व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, अगर आपका कोई इलीगल तरीके से पासवर्ड जानकारी प्राप्त कर लेता है तो ये भी क्या है, ये भी गैर कानूनी है। ये भी क्या है, निजता का अधिकार, यानी कि ये अगर कोई चोरी कर लेता तो ये भी क्या आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। उसके बाद है विदेश घूमने का अधिकार। विदेश घूमने का अधिकार ये क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया था आर्टिकल 19 के डी में जो था देश में घूमने का अधिकार, और आर्टिकल 21 में क्या है, विदेश घूमने का अधिकार। आर्टिकल 21 में क्या है, विदेश घूमने का अधिकार, यानी कि अदर कंट्री में जाने का अधिकार है। जीवन साथी चुनने का अधिकार, जो आपका जीवन साथी है उसे चुनने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। आपने देखा होगा जब कोई किसी के साथ में क्या कर लेता है, शादी विवाह कर लेता है बिना मर्जी से, तो जो है पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें क्या देता है, सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, उन्हें सुरक्षा देता है, सेफ्टी देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो आर्टिकल 21 कहता है कि आपको जीवन साथी चुनने का क्या है, अधिकार है।
तो ये जीवन साथी चुनने का अधिकार 21 में। सोने की स्वतंत्रता, आपको सोने की स्वतंत्रता, आपको कोई जगह है तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, सीधी सी बात है। जीने का अधिकार 21 में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 में, गरिमा के साथ जीने का अधिकार 21 में, यानी सिर उठाकर जीने का अधिकार 21 में, निजता का अधिकार 21 में, विदेश घूमने का अधिकार 21 में, जीवन साथी चुनने का अधिकार 21 में, सोने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में। इसके बाद 21 का ए भी जोड़ा गया था। 21 का ए जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। जो 21 का ए जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था सन 2002 ईस्वी में हुआ था, जब ये जोड़ा गया था। उसके बाद जो है 21 के ए में किसका प्रावधान रखा गया था, तो ये शिक्षा का अधिकार। अब ये शिक्षा का अधिकार जो एक्ट है अधिनियम में, यानी कि एक्ट कोई बोलते हैं, एक्ट जब बनता है जब कोई कानून बन जाता है, जब वो पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति उसमें मंजूरी दे देते हैं तो वो एक कानून बन जाता है। उससे पहले वो एक बिल रहता है, यानी कि विधेयक रहता है। तो ये आया था कब, ये आया था, एक्ट आया था कब, सन 2009 में, सन 2009 में आया था। कौन आया था, ये शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कब आया था, सन 2009 के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मान्यता कब मिली थी शिक्षा के अधिकार पर, तो ये कब मिली थी, सन 2009 ईस्वी में। लेकिन ये पूछता है कि शिक्षा का अधिकार ये लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल सन 2010 ईस्वी को शिक्षा का अधिकार जो भारत में क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब ये शिक्षा का अधिकार था क्या, तो ये शिक्षा का अधिकार था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी कि फ्री शिक्षा अनिवार्य कराई राज्य सरकार। यानी कि ये बात कही गई थी आर्टिकल 21 में कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराई राज्य सरकार। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, किसमें, आर्टिकल 21 के ए में। तो ये क्वेश्चन बनता है शिक्षा का अधिकार कहां पे, तो आर्टिकल 21 के ए में। कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये इस पे जो है मान्यता कब मिली थी, मंजूरी कब दे दी थी, तो सन 2009 में दे दी थी। ये लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल सन 2010 ईस्वी को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। तो उसके बाद है भाई आर्टिकल, कौन है, आर्टिकल 21 के बाद है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इधर लिख दिया मैंने, आर्टिकल 22 नीचे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए आर्टिकल 22 इधर चिपका दिया मैंने। इधर देखो आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में क्या है, तो गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण ये क्या होता है, गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण, यानी कि आपको किसी ने जो आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण, जैसे आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया तो आपको फिर 3 प्रकार की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 22। ये प्रावधान है आर्टिकल 22 में कि पहली जो वो है प्रावधान है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। जैसे आप लोगों को अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है, तो आप लोगों को जो है ये अधिकार है कि आप लोग जो है कोई भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप लोगों को जो गिरफ्तार करता है तो ये पहला अधिकार ये है कि पहला प्रावधान ये है जो कि हिरासत में लेने का उसे कारण बताना होगा कि हमें अरेस्ट किया जा रहा है, किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में जो आने जाने का समय होता है उसे हटाने के बाद नजदीकी न्यायालय में क्या करना होगा, पेश करना होगा, किसे, उस जिसे व्यक्ति को जिस डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया, पुलिस के भी जिस डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया। उसके बाद है तीसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी मुजरिम को हमने क्या किया, गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया है, तो वो अपने मनपसंद का वकील रख सकता है, एडवोकेट क्या कर सकता है, चुन सकता है, जो उसका केस डील करेगा, केस लड़ेगा। तो वो गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील चुनने का क्या है, अधिकार है। ये किसमें, आर्टिकल 22 में, किसमें, आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में 3 प्रावधान है, कितने, 3 प्रावधान। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। नंबर 2 है 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय हटा करके नजदीकी न्यायालय में पेश करेगा कौन, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें जो है हिरासत में लिया है। और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है, आर्टिकल 22। दोस्तों हम जो मौलिक अधिकार तीसरा है जो कि 23 से लेकर के 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसे देखते हैं। पॉइंट देख रहे हैं अब, जो तीसरा पॉइंट है ये क्या है, तो आर्टिकल 23 से 24 तक इसका जो है आर्टिकल 23 से 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि तीसरा पॉइंट है। अब इसी को समझते हैं, जो तीसरा पॉइंट है। आर्टिकल 23 में क्या दे रखा है, तो आर्टिकल 23 में दे रखा है बलात्श्रम या बलपूर्वक कार्य पर रोक, यानी कि जो बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते हम किसी से, और जो बेगारी पर रोक, बेगारी पर रोक मतलब कि हम किसी से ऐसे कार्य नहीं करवा सकते बिना पैसे देने, और उसे पैसे देने होंगे। अगर हम पैसे नहीं देते उसी को बोलते हैं कि किसी से जबरदस्ती से श्रम करवा लिया और उसे पैसे नहीं दिए।
तो यही होता है बेगारी पर रोक, जो कि आर्टिकल 23 में। बलात्श्रम, यानी बलात्श्रम किसमें? आर्टिकल 23 में। बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते किसी से, ये किसमें? आर्टिकल 23 में। मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार यानी कि हम जो है मानव की खरीद बिक्री पर क्या है? रोक लगी हुई है। मानव की जो खरीद नहीं कर सकते और मानव की बिक्री नहीं कर सकते। ये मानव का जो दुर्व्यापार है ये आर्टिकल 23 में ही है। ये पॉइंट है जो कि आर्टिकल 23 से ही संबंधित है। और आर्टिकल 23 में क्या दे रखा है? तो बलात्श्रम यानी कि हम जो है बच्चों से जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते। बलपूर्वक का कार्य पर रोक मतलब कि हम बलपूर्वक यानी कि हम ताकत दिखा करके कार्य नहीं करवा सकते। उसके बाद है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में खतरनाक कार्य पर रोक, यानी कि जो आर्टिकल 24 है इसमें प्रावधान है खतरनाक कार्य पर रोक। अब जो खतरनाक कार्य पर रोक क्या है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक यानी कि डेंजरस और जो जोखिम भरे कार्यों में हम नहीं करवा सकते। जैसे बिजली विभाग है, अब बिजली के कार्यों में बच्चों को नहीं रख सकते। जैसे कोयला की खान है, कोयले की खान में नहीं रख सकते। गैस की खान है, जो जितने भी कारखाने हैं जिनमें क्या है जो कि जोखिम भरे हैं, खतरनाक डेंजरस जो है, उनमें हम बच्चों को नहीं रख सकते। और इसी में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक और जोखिम भरे कार्य पर नहीं रख सकते। अब नेक्स्ट जो है हमारा चौथा पॉइंट है उसे देखते हैं, जो कि 25 से 28 तक है। हाँ भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो पॉइंट है पॉइंट 4। पॉइंट 4 में क्या दे रखा है? तो इसमें 25 से 28 जो आर्टिकल है उसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि धर्म को लेकर के हमें क्या क्या अधिकार दिए गए, धर्म को लेकर के हमें क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार दिए गए धर्म को लेकर के। जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में क्या प्रावधान है? जो अनुच्छेद 25 में प्रावधान है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? तो किसी भी धर्म को लेकर के उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को ये आजादी है, ये अधिकार है कि वो धर्म को लेकर के किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। जैसे कि वो मोमडन है तो मोमडन क्या करते हैं? तो मोमडन टोपी लगा सकते हैं, अपनी मूछें जो है वो कटवा लेते हैं। तो ये क्या है? व्यक्तिगत उनकी स्वतंत्रता दी गई है। जैसे हिंदू है, हिंदुओं को मूछ रखने का अधिकार है, तिलक लगाने का अधिकार है। ये सारी चीजें क्या है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है धर्म को लेकर के। उसके बाद है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 25 जो कहता है सामूहिक स्वतंत्रता, यानी कि सामूहिक यानी कि ग्रुप को लेकर के स्वतंत्रता, यानी कि एक धर्म को लेकर के हम पढ़ रहे हैं धर्म, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि जो धर्म है ना, धर्म में सामूहिक स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म के लोग एक समूह बना करके यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। ये क्या है? यज्ञ और हवन ये ऐसी चीज है कि पर्सनल व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं, जैसे कि तंजावुर का मंदिर हो गया, ये कहाँ पे? दक्षिण भारत में। बहुत सारे मंदिर हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है, जैसे बोलते हैं क्या, जैसे चंदा भी बोल देते हैं और ये चीजें बोल देते हैं, जो कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा आता है। तो जो मंदिरों और वो हैं उन पर जो धन आता है उस पर सरकार जो टैक्स नहीं लगाएगी, ये आर्टिकल 27 कहता है। यदि ऐसा होता है तो आर्टिकल 27 का उल्लंघन है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से चल रहे शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई ऐसा संस्थान है जो सरकार जो चला रही है उसे, उसमें क्या पर्सनल धर्म को लेकर के कोई एक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी एक धर्म को पढ़ाया नहीं जाएगा। जैसे कि हिंदू धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल हिंदू धर्म पढ़े, या केवल मोमडन पढ़े, केवल सिख पढ़े, किसी एक धर्म को लेकर के हम शिक्षा नहीं दे सकते। ये कौन है? आर्टिकल 28 में क्या है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, जो कि अगला है 5वां। अब हम 5वां देखेंगे। 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? 5वें पॉइंट में क्या है? तो ये 29 से लेकर के जो आर्टिकल 29 से 30 तक है, इसमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 29 से 30 तक है। अब इसी को विस्तार से हम समझते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यक लोगों के हितों का संरक्षण। अब ये अल्पसंख्यक कौन होते हैं? तो ये भी समझ लो, जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि भारत है। अब भारत में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है? तो जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के लोगों को छोड़ करके जितने भी धर्म हैं वो सभी अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं, कौन धर्म है?
मोमडन है। तो पाकिस्तान में मोमडन को छोड़ करके जितने भी धर्म बसते हैं पाकिस्तान में वो सभी अल्पसंख्यक हैं, यानी अल्पसंख्यक यानी कि कम संख्या में जो लोग हैं उन्हें बोलते हैं अल्पसंख्यक। अब इससे देखते हैं आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यक लोगों का हितों का संरक्षण। वो कैसे है इसे समझते हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान में भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। किसी भी कोचिंग में, किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी स्कूल में आप जाते हो पढ़ने, तो आपको आपकी भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर, इनके आधार पर, लिपि के आधार पर, संस्कृति यानी रहन सहन के आधार पर आपको प्रवेश से यानी कि एंट्री से नहीं रोका जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आर्टिकल 29 का क्या है, उल्लंघन है। यानी कि भाषा, बोली और लिपि और संस्कृति के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, किसे, अल्पसंख्यक लोगों को। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30 में किसका प्रावधान है, अनुच्छेद 30, इसमें भी अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। यानी कि 29 और 30 ये दो एकमात्र ऐसे आर्टिकल हैं जो अल्पसंख्यकों के बारे में क्या है, इसमें क्या है, संरक्षण दिया गया। अल्पसंख्यकों के बारे में अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो आर्टिकल 29 और 30 यही दोनों हैं। यानी कि अनुच्छेद 30 देखते हैं अब, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण यानी शिक्षा को लेकर के क्या संरक्षण है कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, अपने मन पसंद का शिक्षण संस्थान खोल सकता है। भारत के अंदर कहीं भी जो है वो अपने मन पसंद शिक्षण संस्थान क्या कर सकता है, खोल सकता है। ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 30 में बताया गया है, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। ठीक है, उसके बाद है 6वां पॉइंट है जो मौलिक अधिकार 6वां है, वो क्या है, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार, जो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अब क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले भाग 3 में था, अनुच्छेद 31 में था, अब इसे बना दिया गया संपत्ति का अधिकार, जो कि अब हो गया, जो कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया। ये भाग 12 के आर्टिकल 300 के क्या में पहुंच गया, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो हुआ था। अब आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट बचा है आर्टिकल 32। हाँ भाई, अब देखते हैं आखिरी पॉइंट। आखिरी पॉइंट क्या है, आर्टिकल 32 जो कि 7वां पॉइंट है। वैसे जो संपत्ति का अधिकार जो उठा दिया गया है तो 6वां पॉइंट बचता है। ये कौन सा बचता है, ये 6वां पॉइंट। वैसे 7वां है, वैसे 6वां है। मौलिक अधिकार कितने रह गए हैं, 6, तो ये कौन सा है, 6वां। तो जो आर्टिकल 32 है ये 6वां जो वो है पॉइंट है, ये आर्टिकल 32 है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी उपचारों का मतलब है कि किसी भी चीज का संशोधन, किसी भी चीज का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस चीज का है, जो 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं उनका क्या है, यदि हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आर्टिकल जो 32 के तहत है वो सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करेगा, तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट यानी कि याचिका। अब ये क्या होती है, तो ये एक प्रकार का ऑर्डर होता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के थ्रू, आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और जो हाई कोर्ट है उसमें 226 के तहत कहां पे जा सकते हैं हम, हाई कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट है इसका गठन हुआ था आर्टिकल 124 के तहत, और जो हाई कोर्ट है इसका गठन हुआ था आर्टिकल 214 के तहत। जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब देखते हैं भाई, जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है ना, ये 5 प्रकार की क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं। जैसे कि जो है हैवियस कॉर्पस है पहली रिट, दूसरी रिट कौन सी है, मैंडेमस है, तीसरी कौन सी है, जो तीसरी रिट है प्रोहिबिशन, और जो चौथी रिट है वो कौन सी है, तो चौथी रिट जो है वो जो सर्टी ओ अरारी, और जो 5वीं है वो है कौन, क्वांटो वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये मैं विस्तार से किसी एक वीडियो में बताऊंगा। और अभी नेक्स्ट जो है, अब जो थोड़े से पॉइंट और देख लेते हैं हम कि रोकिए, ये इंपोर्टेंट है, ये क्या है, एग्जाम से इंपोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इंपोर्टेंट है। जैसे कि पूछ लेता है कि अनुच्छेद कौन सा, 15, 16, 19 और उसके बाद है 29 और 30। ये आर्टिकल जो है ओनली भारतीयों के लिए क्या है, इनमें ओनली भारतीयों के लिए प्राप्त है। ये जो ये अधिकार हैं 15, 16, 19, 29, 30 जो ये आर्टिकल है, इनमें जो भी प्रावधान है ये केवल और केवल भारतीयों के लिए प्रावधान है। ये केवल भारतीयों के लिए, किसके लिए, ये केवल भारतीयों के लिए, केवल भारतीयों के लिए, केवल भारतीयों के लिए।
इन आर्टिकलों में जो प्रावधान है केवल भारतीयों के लिए। उसके बाद जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का ए, और उसके बाद है 23, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। ये जो आर्टिकल है ये भारतीय और विदेशी दोनों के लिए, भारतीय प्लस विदेशी, विदेशी लोग जो पर्यटक जो हमारे भारत में घूमने के लिए आते हैं उन पे भी ये जो इनमें प्रावधान है उनके लिए भी यही प्रावधान है जो भारतीयों के लिए प्रावधान है। लेकिन जो 15, 16, 19, 29, 30 में जो प्रावधान है ये केवल और केवल भारतीयों के लिए प्रावधान है। आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो आप ये बताओ कि आपको वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो है मैं तुमसे अब एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं कि जो आर्टिकल 18 है इसमें क्या है, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है।